प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी जब लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, हर जगह चेक करना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तभी तो ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, है ना। यानी वर्ब प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर यही नाउन का काम करने लगे तो ये क्या बन जाएगा? जीरन, जीरन बन जाएगा। हालांकि दोनों नॉन फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन में अंतर है। एडजेक्टिव है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन है तो जीरन है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम पढ़ते हैं तो इसके काम क्या क्या होते हैं, तो देखिए ये समय को भी बताता है कि जैसे दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, कारण बताएगा, कंडीशन बताएगा, साइमल्टेनियस एक्शन उसी तरह से हुआ। और ये सेंटेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको छोटा करना है तो रिलेटिव क्लॉज को हटाने में भी काम आएगा। घटनाओं का सीक्वेंस दिखाएगा कि एक के बाद एक दूसरा हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी होता है और एब्सोल्यूट फ्रेज में भी इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि मल्टीपल यूसेज हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जो हम बारी बारी से देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जरा आप लोग बताइएगा, वॉकिंग इनटू द रूम सी नोटिस्ड एवरीवन वाज साइलेंट, तो सी नोटिस्ड एवरीवन वाज साइलेंट। तो यहाँ पे आप जरा खुद से एक बार गौर करिए कि वॉकिंग इनटू द रूम है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव उसी को डिस्क्राइब करता है जिसके नजदीक हम रखते हैं, ठीक है ना। कोई भी एडजेक्टिव का एक गुण है, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सी को, हाँ इसको, हाँ। और ये भी हमें नियम से पता है कि जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट इसका भी सब्जेक्ट रहेगा, और जो इसका टेंस रहेगा वही टेंस रहेगा। जैसे ये नोटिस पास्ट में है ना, तो इसको भी हम पास्ट में मानेंगे। अगर नोटिस का सब्जेक्ट सी है तो इसका भी सब्जेक्ट सी हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई नजदीक में नाउन प्रोनाउन है नहीं, है ना। हाँ, तो ये क्या बता रहा है? वॉकिंग इनटू द रूम सी नोटिस्ड एवरीवन वाज साइलेंट, यानी कि जैसे ही वह रूम में प्रवेश की वह नोटिस की कि सब लोग साइलेंट हैं। तो ये समय बता रहा है कि कब नोटिस किया कि सब लोग साइलेंट थे, जब वह रूम में प्रवेश की, यानी प्रवेश करते ही वह नोटिस की ये बात। तो ये समय बता रहा है इस पूरी घटना का, है ना, इस पूरी घटना का समय बता रहा है। तो ये चूंकि ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसको हम दो क्लाउज में बांट सकते हैं, लेकिन अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना पड़े तो इसके लिए इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसमें सब्जेक्ट डालना होगा और एक कंजंक्शन लगाना होगा जो यही समय बताए। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ वाइल लगाया है जो कि साइमल्टेनियस एक्शन बताता है। यही सब्जेक्ट को हमने रखा है क्योंकि इसका सब्जेक्ट यही है, और इसका टेंस पास्ट में है तो इसको भी हमने पास्ट में बनाया है। व्हाइल शी वाज वॉकिंग इनटू द रूम शी नोटिस्ड एवरीवन वाज साइलेंट। तो अब आप बताइए, क्या आपको मतलब समझ में आया कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों पढ़ रहे हैं? पहला कारण है, हाँ, प्रिसाइज कर रहे हैं हम, चीजों को आसानी से मतलब कह सकते हैं कम शब्दों में। अब एग्जाम में आ सकता है कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलिए, तो आपको क्या करना है, इसको हटा के खाली इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा। या इसको अगर बोले जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो इसके लिए हमें कंजंक्शन खोजना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग, जो यही भाव दे जो यहाँ पे इस वाक्य में इसका भाव निकल रहा है। जैसे इसी तरह से दूसरा देखिए और आप बोलिए। इसमें मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला एडजेक्टिव जो साथ वाला होता है, पास वाला डिफाइन करता है, हाँ, तो इसमें जैसे वॉकिंग इनटू द रूम है, ये द रूम को करना है डिफाइन, या वॉकिंग इनटू द रूम और शी नोटिस के बारे में बताना? देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूज हमेशा दिमाग को करना चाहिए। क्या बताइए, रूम को ये कैसे कर सकता है? क्या रूम वॉक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो ये सोचना है कि ये किसके लिए हो सकता है। ये तो हमारा इनटू द रूम जो है ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, तो ये इसके लिए आता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आप जरा दिमाग लगाइए और बताइए, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कौन है? क्रॉसिंग।
और ये पूरा को हम पार्टिसिपल फ्रेज बोल रहे हैं। क्रॉसिंग द रोड, तो रोड क्रॉस करेगा कि कोई व्यक्ति करेगा या कोई जानवर कर सकता है? तो ये नजदीक का व्यक्ति ये है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब है, अर्थात इसको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, है ना, फाइनाइट वर्ब। और ये मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है यही इस वर्ब का भी सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। जो इसका टेंस है वही टेंस इसका भी माना जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। और टेंस, टेंस जो इसका पास्ट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा। तो इसका भाव देखिए क्या हुआ, क्रॉसिंग द रोड द ओल्ड मैन स्लिप्ड, यानी कि जब ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहा था वह स्लिप हो गया। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं ना, वाइल से ही। वाइल कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। आप बनाइए ना, देखिए वाइल है, ये हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिया। वाइल द ओल्ड मैन, हमने नाउन को पहले रखा, वाइल द ओल्ड मैन, और यहाँ टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट है मेन वर्ब, तो ये भी पास्ट हो जाएगा। वाइल द ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। अब प्रोनाउन का लिखिए, ही स्लिप्ड। स्लिप्ड, वॉज स्लिप्ड का कोई मतलब नहीं होता है, वॉज लगाएंगे तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिटिव बना रहे हैं। तो जो बात ये है वही बात ये है, दोनों में अंतर है क्या? कुछ मीनिंग में, टेंस में कुछ नहीं। तो बस ये लैंग्वेज की खूबसूरती है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रॉपर यूज सीख रहे हैं, है ना। तो ये तो टाइम बता रहा था। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीइंग है, बीइंग टायर्ड आई वेंट टू अर्ली। तो अब यहाँ बीइंग है, तो बीइंग जो लिखा हुआ है, तो इतना हमें स्पष्ट हो गया कि ये जो बी प्लस आई एन जी, यानी वर्ब है बी और आई एन जी लगा, तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है। अब ये नाउन होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता। अब यहाँ पे कह रहा है कारण होने के कारण। बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। टायर्ड होने के कारण, बी का मतलब होता है क्या? होना होता है ना, होना, यानी टायर्ड होने के कारण मैं जल्दी बिस्तर पे चला गया। तो अब यहाँ पे ये देखना है, इतना समझ में आ गया कि ये जो वर्ब है ये हमारा पास्ट में है, इसका जो सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट है, यानी ये जो फ्रेज की जानकारी है वो इसके लिए है। तो अगर हम बोलें कि इसको ना कॉम्प्लेक्स में बनाइए, तो हमें सबसे पहले कंजंक्शन ऐसा खोजना है जो इसके जैसा हो। तो कारण के लिए क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बिल्कुल सही है, बिकॉज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, या सिंस भी लिख सकते हैं, है ना। ये तीनों का मतलब होता है कारण। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट यही होगा ना, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई, और बाकी जो कहते हो, आई वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है ना। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। इसको हम चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज, हाँ, आई वॉज टायर्ड, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से लिखने की आजादी है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन खाली दो वाक्यों को जोड़ता है, ये शब्दों को नहीं जोड़ता। तो इसको हम वाक्य के शुरू में भी रखेंगे। अब एक वाक्य हुआ और एक वाक्य हुआ, तो दो को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए ना। तो ऐसा भी नहीं कर देना है कि बिकॉज यहाँ लिखा है तो यहाँ देयरफॉर या सो लगा दें, क्योंकि ये भी कंजंक्शन ही है, या हेंस लगा दें। दो वाक्य है तो दो को जोड़ने के लिए एक काफी है, ऐसा यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आप ये भी चाह सकते हैं कि बीच में रख दें, तो ऐसे बीच में भी रख दीजिए। तो दोनों सिचुएशन में ठीक है। और इस तरह के दोनों वाक्यों को कहा जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ बिल्कुल चलेगा। सिंस का मतलब ही चूंकि होता है, चूंकि मैं थकी हुई थी, वो भी चलेगा। अब यहाँ पे बात है कि अगर हमको बोला जाए कि इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाइएगा, तो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है कंजंक्शन कौन सा यूज हुआ है। तो कारण बताने के लिए होता है ना फॉर, तो हम, अच्छा, फॉर जो होता है उसको कभी भी कोऑर्डिनेटिंग को हम शुरू में नहीं रखते, तो बीच में रखना पड़ेगा।
तो यहीं पे बिकॉज की जगह अगर हम फॉर कर देते, बिकॉज को अगर हटा देते, तब बिकॉज है तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और फॉर लगा के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। बस इतना ही अंतर है। क्लियर है? अब ये देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ये भी कारण बता रहा है कि नहीं? पढ़ के देखिए जरा, समझिए, समझने का प्रयास करिए। हाँ पढ़िए, तुम पढ़ के समझने का प्रयास करिए। हाँ, फीलिंग हॉट ही स्विच्ड ऑन द फैन, तो वह फैन को स्विच ऑन किया, चालू किया। क्यों चालू किया? कारण क्या था? गर्मी महसूस हो रहा था। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव है। तो कौन फील करेगा? वही जो नजदीक वाला नाउन प्रोनाउन है उसके लिए आता है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नजदीक वाला। जो भी नजदीक होगा उसी को करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफायर कहते हैं, उसी को मॉडिफाई करता है जो नजदीक है। तो इसको कर रहा है। तो इस वर्ब का टेंस क्या है? पास्ट में। इस वर्ब का सब्जेक्ट, इस वर्ब का टेंस पास्ट में, तो इसको भी पास्ट में माना जाएगा। इसका सब्जेक्ट ये है तो इसका सब्जेक्ट भी इसे ही माना जाएगा। तो बनाइए, कारण के लिए क्या होता है? बिकॉज, हाँ, ही वॉज, गुड, ही वॉज फीलिंग हॉट, फीलिंग हॉट, ही स्विच्ड ऑन द फैन। बोलिए, आपने बिल्कुल सही बनाया, क्योंकि चूंकि यहाँ पे मेन क्लाउज पास्ट में था वर्ब उसका, तो इसको भी हमने पास्ट में बनाया। बनाया ना? या ही स्विच्ड ऑन द फैन फॉर ही वॉज फीलिंग हॉट, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स है। कंजंक्शन डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है। सही है ना? कॉम्प्लेक्स जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं तब कॉम्प्लेक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, अगर दो क्लाउजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है तो उसको हम बोल देंगे कंपाउंड सेंटेंस। सही है ना? जी जी, हाँ, समझ में आया? जैसे इसको भी पढ़िए, पूरा अच्छा से पढ़िए। नॉट नोइंग द आंसर शी रिमेन्ड साइलेंट, उसको आंसर चूंकि पता नहीं था इसलिए वह चुप रही। तो यहां भी कारण है, वह चुप क्यों रही भाई? क्यों चुप रही? क्योंकि उसे आंसर नहीं पता था। तो क्यों का जवाब है, यानी बिकॉज यहां भी लेगा। बनाइए, ये पास्ट में है, वो भी पास्ट में टेंस जाएगा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई टेंस होता ही नहीं है। हाँ हाँ, तो नो को आईएनजी लगा के नहीं बनाते हैं। तो टेंस का ज्ञान है ना कि नो जो स्टेटिव वर्ब है कंटिन्यूअस में नहीं बनता है। तो ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज शी डिड नॉट नो, डिड नॉट नो द आंसर शी रिमेन्ड साइलेंट। बहुत बढ़िया। ये जो है कि नो को ऐसे नहीं बनाते, मतलब नहीं बनाते। हाँ, तो ये मतलब किस उसमें आता है? ये स्टेटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे। जैसे नो है, लव है, हेट है, डिटेस्ट है, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। तो इसको कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। जैसे आप कभी बोलते हैं आई लव माई नेशन, आप नहीं बोलते ना आई एम लविंग माई नेशन। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं तो आई रिस्पेक्ट यू बोलते हैं ना कि आई एम रिस्पेक्टिंग यू, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है, तो मन का भाव है ना। तो प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं बनाते। ये हम किसमें पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ना चाहेंगे पूरा फाइनाइट वर्ब में। जैसे अभी नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं ना, तो फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे। बताया था ना कि एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव, एक लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जो होता है स्टेटिव वर्ब होता है, वही पढ़ेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे कंडीशन बता रहा है, जरा पढ़ के देखिए भी, कंडीशन पता चल रहा है कि नहीं इससे? यू कैन अचीव एनीथिंग, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कंडीशन क्या है? कड़ी मेहनत करके। तो कंडीशन के लिए होता है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ। हाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। तो ये सिंपल सेंटेंस से बन जाएगा क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। देखिए, एक पूरा का पूरा क्लाउज ये है, एक क्लाउज पूरा ये है। अब हम जानते हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए हमने बोला इसे सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसको भी जरा पढ़िए, ये भी कंडीशन दिखा रहा है कि नहीं?
हम्म, यानी समझ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ कारण ही नहीं बताता, साइमल्टेनियस एक्शन भी बताता है, कंडीशन ही बताता है। क्लियर हो रहा है ना? मल्टीपल फंक्शंस है। जब तक ये सारी चीजें ऐसे तो हमें पता चल जाता है कि भर प्लस आईएनजी एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यूसेज जानना है। तो आपने सही इसका बनाया, इफ यू प्रैक्टिस डेली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। यहां देखिए साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब होता है कि दो कार्य लगभग एक साथ हो रहा है। जैसे यहां देखिए वाक्य को, सीइंग द स्नेक शी स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, यानी सांप को देखते ही वह कांपने लगी। हाँ, सांप को देखते ही वह कांपने लगी, यानी कि सांप का देखना और कांपना शुरू करना दोनों एक साथ हुआ है ना। तो साइमल्टेनियस एक्शन के लिए हमारे पास जो कंजंक्शन है वो कौन सा है? एज सुन एज। क्या होता है? एज सुन एज। पॉजिटिव सेंस में एज सुन एज, निगेटिव बनाना है तो नो सूनर होता है ना। और एक और होता है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये सब लगा के बनाते हैं। और इसके साथ जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो होता है व्हेन या बिफोर। तो इनका प्रयोग करिएगा तो यही सेंस निकल जाएगा और बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सांप को देखते ही मतलब ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही या ज्यों ही, ज्यों ही, एज सुन एज। अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बनाना होगा। आई सॉ द स्नेक, आई स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, आई स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? यहां देखिए, जैसे ही मैं सांप को देखा मैं कांपने लगा, या इसको हम चाहें तो नो सूनर से भी बना सकते थे ना। नो सूनर, नो सूनर इन्वर्सन में बनता है, इसके बाद हेल्पिंग और लगाना पड़ेगा। पास्ट में तो डिड, और डिड लग गया तो, और नो सूनर है तो कंजंक्शन आएगा देन, आई स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेशन बनाना है कि नो सूनर है तो देन लगेगा, और नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। सेमी इन्वर्सन एडवर्ब में पढ़ते हैं ना, सेमी इन्वर्सन, फुल इन्वर्सन। हार्डली से ही बना सकते हैं, मुश्किल से देखा। हार्डली पास्ट में है, हार्डली हैड आई सीन द स्नेक, हार्डली हैड आई सीन द स्नेक व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे इसको देखिए, हियरिंग द न्यूज ही रस्ड आउट, न्यूज सुना और भाग गया, बाहर भागा। यानी कि दोनों जो घटना है साइमल्टेनियस हो रहा है, मतलब टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट ए टाइम, है ना? हाँ, तो ऐसे बना सकते हैं, एज सुन एज। सब्जेक्ट कौन है? ही है ना, ही। और पास्ट में हो जाएगा एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही रस्ड आउट। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, नो सूनर नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव है। अफर्मेटिव में एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट, नो सूनर हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये वाला देखिए, हाँ, एक बात और बता दें, अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है और नाउन के बाद में एडजेक्टिव आता है तो क्या फर्क पड़ जाता है? ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। नाउन के पहले जब भी आता है ना तो इस नाउन का क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी, कि नाउन की पर्सनालिटी क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, एज क्या है, कलर क्या है, कैटेगरी क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब बताता है। नाउन के पहले आएगा तब, और नाउन के बाद आएगा तो ये एडजेक्टिव बताता है उस नाउन का
इस नाउन का क्या बताएगा? आइडेंटिटी। ये बात याद रखिएगा। बताइए, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लिखेंगे तो क्या बताएगा उस नाउन की? क्वालिटी। और नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो क्या बताता है? आइडेंटिटी। यानी एडजेक्टिव जब भी आता है तो टारगेट वर्ड जो है जिसको मॉडिफाई करेगा उसके नजदीक रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि नाउन के पहले आ जाए, बाद में आ जाए। पहले आएगा तो क्वालिटी बताएगा, बाद में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही बता सकता है ना। जैसे देखिए, अभी तक हमने देखा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा था वो नाउन के पहले आ रहा था ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम जो है स्टूडेंट्स के बाद प्रिपेयरिंग जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मेन वर्ब होता तो स्टूडेंट्स के बाद इज, एम, आर या वाज वर्ब कुछ तो होता ना। तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है ना ये वाला है। मेन वर्ब कौन सा है? आर ये वाला है। तो एक ही वर्ब है, अर्थात ये वाला जो वाक्य बना है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ये पूरा सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ये होगा। असर्टिव सेंटेंस तो हम कह सकते हैं, वो फंक्शन के हिसाब से बोला जाता है, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, स्टूडेंट्स के बाद आया है ना ये एडजेक्टिव। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के पहले आया है कि बाद में? बाद में आया है। तो ये क्या बताएगा? गुण या आइडेंटिटी? बता रहा है कि नहीं? देखिए, अगर इसको हटा के पढ़ेंगे तो ये होगा कि स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी। मतलब क्या हुआ? विद्यार्थी लाइब्रेरी में है। लेकिन कौन सा विद्यार्थी ये नहीं पता है। हाँ, उसका जवाब दे रहा है। कौन सा विद्यार्थी? जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में हैं। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है अपने से पहले वाले नाउन को। तो इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिलेटिव, एक पढ़ा था ना कि रिलेटिव क्लाउज जो है उसको रिप्लेस करने के लिए होता है। रिलेटिव क्लाउज कौन होता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। जैसे हु से शुरू हो कोई क्लाउज, होम से शुरू हो, हुज से शुरू हो, विच से शुरू होगा, दैट से शुरू होता है कोई क्लाउज, तो ये हमारा रिलेटिव क्लाउज होता है। यानी इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब सब होता है, रिलेटिव क्लाउज होता है। और ये रिलेटिव क्लाउज जो होता है इसको हम डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दो तरह का होता है। और ये उसको डिफाइन करता है जो इसके पहले नाउन या प्रोनाउन होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? यानी पूर्ववर्ती नाउन। तो इसको डिफाइन करता है। तो ये जो है इसके पहले स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो है वो क्या है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति के लिए क्या यूज करते हैं? हु, होम या हुज, इनमें से कोई यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस है। तो प्रिपेयर कौन कर रहा है एग्जाम को? स्टूडेंट्स, यानी सब्जेक्ट है तो हु लगाना पड़ेगा। तो इसको हम अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर, बोलिए, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम आर इन द लाइब्रेरी। ठीक है ना। सर यहाँ गॉड का शुरू में या यहाँ पे आर होगा ना। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब आर है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्लाउज हो गया। यहाँ पे एक क्लाउज, द स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी, एक सेंटेंस हो गया है ना। और यहाँ पे ये प्रोनाउन है तो दोबारा एसी नाउन के लिए आया प्रोनाउन, तो दोबारा स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया। ये जो वाक्य है इसका मेन वर्ब ये हो गया और इसका मेन वर्ब ये हो गया। अब ये हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो सब इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अर्थात ये पूरा का पूरा जो क्लाउज जो इससे बना है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो इतना बड़ा वाक्य ना बोल के हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ना। जैसे अगर हम कहें कि द काउज विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आर डोसाइल, या ऐसे ही बोल सकते हैं द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड आर डोसाइल, दोनों सही है।
और बनाइए। अच्छा ये अलग है, इसमें एक ही था क्या? ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो और बताऊं? उसमें डाउट ये था कि वो जो आपने बोला कि ये आर उसके बाद आया है, इसका वर्ब नहीं आया है, तो वो क्या था सर? ये द स्टूडेंट आने का था, यहाँ वर्ब नहीं आया है। हाँ, द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यहाँ पे आया है, आपने कहा था यहाँ पे द स्टूडेंट के बाद कोई वर्ब नहीं आया है, तो ये क्या था? क्योंकि हमने टेंस हमें पता है ना कि ऐसा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ही रनिंग बोलेंगे तो ये सब बच्चा बोलेगा ना कि ये तो गलत है, ये तो बेसिक बात है। ही रनिंग इन द फील्ड, ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है? नहीं सर। क्या होता है सेंटेंस? चाहे तो प्रेजेंट में है तो इज रनिंग बोलेंगे, या पास्ट में है तो वाज रनिंग बोलेंगे, फ्यूचर में है तो विल बी रनिंग बोलेंगे, है ना? वो सेंटेंस गलत था, वो गलत नहीं था, वो एक्चुअली था ही नहीं हमारा, वो नहीं था ना, मतलब हमारा फाइनाइट मेन वर्ब नहीं था, नॉन फाइनाइट वर्ब था। जैसे अगर हम कह रहे हैं द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इतना अगर बोलेंगे तो ये वाक्य गलत है ना, सब कहेंगे गलत है। द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड हुआ है, द काउज आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग या वर ग्रेजिंग ऐसा होगा ना। लेकिन अगर मैं इस वाक्य को ऐसे बोलूं, द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड आर डोसाइल, तब अब क्लियर हो गया। यहाँ दो वाक्य हैं। द काउज सीधा साधा है, कौन काउज सीधा साधा है? कौन सी गाय सीधा? हाँ, चल रही है। तो हम यहाँ ग्रेजिंग इन द फील्ड बोल सकते हैं, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। ये क्या हो गया? और अगर विच नहीं लगा रहे हैं तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज एक ही बात हुआ ना। पार्टिसिपल है मतलब क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। सही है। अब अगला देखिए, ये सीक्वेंसेस दिखा रहा है कि एक काम करने के बाद फिर हमने दूसरा काम किया, लगातार एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर। तो ये क्लियर हो रहा है कि दोनों घटना पास्ट में हुआ है, लेकिन पहले ये काम हुआ, उसके बाद डिनर के लिए गया, है ना? तो इसको कैसे बनाएंगे? He finished his work, then he went out for dinner. या ऐसे ही बोल सकते हैं after he finished his work, he went out for dinner. दोनों तरीके से बना सकते हैं, है ना? Having had dinner, he went out for dinner. Having had dinner बोलेंगे तब तो फिर वही हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। यहाँ पे क्लाउजेज बनाना है ना, तो यहाँ देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क देन ही वेंट आउट फॉर डिनर। तो ये जो देन है ना, ये हमारा कंजंक्शन है, लेकिन ये जो कंजंक्शन है ये हमारा एडवर्ब है एक्चुअली। लेकिन एडवर्ब भी तो कंजंक्शन का काम करता ही है ना। हाँ, तो ये एडवर्ब कंजंक्शन का काम करता है। जितने भी एडवर्ब हैं उसको भी इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मानते हैं, और कुछ कोऑर्डिनेटिंग भी होता है उसमें। कोऑर्डिनेटिंग तब होता है जब उसके साथ सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। द सन राइजिंग द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, तो यहां भी सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन है कि नहीं? हाँ, ये देखिए एब्सोल्यूट फ्रेज, द सन राइजिंग द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। देखिए एब्सोल्यूट फ्रेज किसे कहते हैं? अब एक सवाल आ रहा था ना, जितना भी हमने एडजेक्टिव देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसमें देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले लिखा और उसके बाद एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, और ये जो सब्जेक्ट होता था उस सेंटेंस का उसको क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब हुआ कि इसमें कोई कमी नहीं है, ये डैंगलिंग नहीं हो सकता, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे राइजिंग, राइजिंग के पहले देखिए राइजिंग हमारा जो है ये हमारा वर्ब हो सकता है क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे हो सकता है? मेन वर्ब तो तब होगा ना जब द सन इज राइजिंग बोलते।
द सन राइजिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि सन 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 जो है ये राइजिंग किसके लिए हुआ है? बर्ड्स राइज कर रहा है कि सन राइज कर रहा है? सन राइज कर रहा है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो दिया हुआ है उसके बाद में जो नाउन है उसको क्वालिफाई ना करके उसके पहले ही हमने लिख दिया है तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। ये एब्सोल्यूट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझने की जरूरत है कि सन राइज हुआ यानी कि सनराइज हुआ और चिड़िया चहकना शुरू कर दी। तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आगे वाले वर्ड्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। वर्ड्स तो राइज कर ही नहीं सकता है, राइज तो ये कर रहा है। यानी अगर पहले आ जाए ना, पहले भी लिख सकते हैं एज सुन एज द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, ये हो गया। जैसे यहां देखिए आपने अभी पढ़ा कि बीइंग टायर्ड, पढ़ा था ना, बीइंग टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली, अभी बनाया था। तो यहाँ पे बीइंग टायर्ड, यहाँ पे बीइंग टायर्ड किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखिए इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू प्ले आउटसाइड, तो बोलिए बीइंग बारिश, कारण, कारण क्या था? कारण रेनी डे, बारिश का दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। यहाँ इट जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, बीइंग के पहले आया है ना, यहाँ तो बीइंग के बाद में आया है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। जैसे अगर हम कहें बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर यू रिस्पेक्ट मी। अब ये सवाल जो है, ये जो हमने लिखा है ये गलत है। गलत है कि नहीं? समझिए क्यों गलत है। अगर मैं यहां पे लिखता बीइंग अ टीचर आई टीच यू, ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है। कारण बताइए। अब यहां देखिए टीचर होने के कारण ये किसको क्वालिफाई करेगा? और इसका वर्ब का सब्जेक्ट भी ये, दोनों ये बराबर है ना, ये बराबर है तो ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इसके पहले तो कोई नाउन दिया हुआ है नहीं और इसके साथ इसकी जानकारी मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे हम कह रहे हैं टीचर होने के कारण तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो, यानी कि यहाँ पे मैं टीचर हूं और आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, ये कहना चाहते हैं ना। लेकिन ये वाक्य में तो कोई आई है ही नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आप टीचर होने के कारण आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। तो अगर दोनों का सब्जेक्ट, मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, उस केसेज में हमें एब्सोल्यूट फ्रेज बनाना होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं आई बीइंग अ टीचर यू रिस्पेक्ट मी। आई बीइंग अ टीचर का मतलब क्या हुआ? कारण कि मैं शिक्षक था। तो आई बीइंग अ टीचर में ये हमारा बीइंग के पहले सब्जेक्ट आ गया ना। अगर इसकी जानकारी जो है इससे क्वालिफाई नहीं कर रही है तो हमें यहाँ पे हम परमिटेड हैं कि हम इसके पहले इसके सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। यानी कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट फ्रेज। ये देखिए, हाँ बोलिए ना। ये मतलब इसमें सब्जेक्ट दो अलग अलग है, ये वाली? हाँ अलग अलग होगा तब हमें फिर तो उसके पहले लगाना पड़ेगा। जैसे अभी तक जितना भी पढ़ा है वो दोनों का सब्जेक्ट एक ही था। देखिए शुरू से, जैसे वॉकिंग इन द रूम, इसका जो सब्जेक्ट है सी है, इसका भी सब्जेक्ट सी है, सही है ना। कौन रूम में प्रवेश कर रहा था? वह। कौन नोटिस की? वह। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है ना। हमने तो यही पढ़ा है कि जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मानते हैं। यही पढ़ा है ना।
Yes, sir. लेकिन ऐसा केस हो जाए कि जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है वो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, नहीं हो सकता है, उस केसेज में क्या करना पड़ेगा? उस केसेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हमें सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। Subject. जैसे यहां देखिए, क्रॉसिंग द रोड द ओल्ड मैन स्लिप्ड, कौन स्लिप किया? ओल्ड मैन। तो बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है ना? रोड क्रॉस कौन किया? ओल्ड मैन। स्लिप कौन किया? ओल्ड मैन। एक ही है ना? तब यहां में एब्सोल्यूट फ्रेज की जरूरत नहीं थी। कौन जल्दी सोने गया? मैं। कौन टायर्ड था? मैं। दोनों का सब्जेक्ट एक है। समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. कौन स्विच ऑन किया फैन को? वह। कौन हॉट फील कर रहा था? वह। तो हमें यहाँ एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? Right. एब्सोल्यूट की जरूरत तब होगी जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। हम्म। कई तरह के भाव देते हैं। एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड दे वर सरप्राइज टू सी द हॉल एम्प्टी। वे लोग उम्मीद कर रहे थे कि भीड़ बहुत होगा लेकिन हॉल पूरा खाली था। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो दे वर, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ऑल्दो, दो, इवन दो, इनका प्रयोग हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो वहां हमने सही कंजंक्शन चूज किया। ऑल्दो दे वर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड दे वर सरप्राइज टू सी द हॉल एम्प्टी। होपिंग फॉर प्रेज ही वाज शॉक्ड टू बी स्कोल्डेड। वो प्रशंसा का उम्मीद कर रहा था लेकिन उसको डांट पड़ गया। कौन होप कर रहा था प्रेज के लिए? वह। किसे डांट पड़ा? वह। तो ये ठीक है, यहाँ डैंगलिंग नहीं है। ऑल्दो शी वाज होपिंग फॉर प्रेज शी वाज शॉक्ड टू बी स्कोल्डेड। देखिए अब ये जब डैंगलिंग हम पढ़ेंगे ना, जैसे सोहन लेफ्ट हिज ऑफिस बियरिंग हिज कोट। अब देखो, अब ये डैंगलिंग है, सही जगह यूज नहीं हुआ है। ये जरा पढ़ो, बियरिंग हिज कोट। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव हमेशा नजदीक को करता है, तो नजदीक में क्या है? ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ? सोहन ऑफिस चला गया और ऑफिस, उस ऑफिस को गया, उस ऑफिस को जो कोट पहने हुए था। तो ऑफिस कोट पहने हुए था कि सोहन? सोहन। तो तो ये जो जानकारी है इससे मैच नहीं कर रहा है, तो हमें सही से कैसे लिखना होगा? इसको उसके नजदीक रखना पड़ेगा ना कि हाँ, बियरिंग हिज कोट सोहन लेफ्ट हिज ऑफिस। अब यहां देखिए, फिर से देखिए, आई टर्न ऑन द फैन फीलिंग हॉट। तो बताइए फैन हॉट फील कर रहा था कि मैं? तो सही क्या लिखना चाहिए? फीलिंग हॉट आई टर्न ऑन द फैन, ये होना चाहिए ना। फीलिंग हॉट आई टर्न ऑन। बात समझ में आ रहा है? यहां देखिए, वॉकिंग डाउन टू द मूवी द रेन ड्रेंच्ड मी। अब बताओ ये जो जानकारी है रेन के लिए होगा, क्योंकि ये तो उसी को करेगा क्वालिफाई जो नजदीक है। तो क्या रेन वॉक कर रहा था क्या मूवी के लिए? नहीं ना। तो यहां सब्जेक्ट ही मिसिंग है, कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा ना। वॉकिंग डाउन टू द मूवी आई वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। रेन को कैसे क्वालिफाई कर देगा? रेन वॉक कर ही नहीं सकता। यहां देखिए ना, पढ़िए इसको। इसमें जो जानकारी है क्या इसको डिस्क्राइब कर सकता है? वॉकिंग डाउन द टू द मूवी, मूवी जाते समय रेन मूवी देखने जा रहा था और रेन ने मुझे भिगा दिया। तो रेन मूवी देखने जा रहा था कि मैं जा रहा था? आई मैं वॉक कर सकता हूं, रेन वॉक कैसे कर सकता है? तो यहां सही सही लिखना पड़ेगा, वॉकिंग डाउन टू द मूवी आई वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। क्योंकि एडजेक्टिव का एक ही बात है ना कि वो हमेशा नाउन के करीब रहेगा, और नहीं तो दूसरा नाउन होगा उसको क्वालिफाई कर देगा। तो रेन को क्वालिफाई कर देगा तो गलत हो जाएगा ना, ये मीनिंग नहीं निकल पाएगा। यहां देखिए, ये बताइए कौन वॉक कर रहा था? सेंटेंस के अनुसार कौन वॉक कर रहा था? वॉलेट। लेकिन आपको पता है वॉलेट वॉक नहीं कर सकता। वॉलेट वॉक कर रहा था कि वह वॉक कर रहा था? हाँ, तो वॉकिंग डाउन द फुटपाथ ही फाउंड द वॉलेट, ऐसे होना चाहिए ना। खड़ी पहाड़ी चढ़ते हुए मीरा, उगते सूरज की सुनहरी किरणों, इसमें बहुत सारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है हमने, ठीक है ना। तो इसको जरा लिखिए और इसको कल बना के दिखाना है।